रोडवेज के पास स्थित एक होटल में मौजूद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि रोडवेज के बेड़े में साल 2024 के अंत में 5000 नई बसें शामिल हो जाएंगी और इसमें आगमन और सुचारू हो जाएगा। परिवहन मंत्री शुक्रवार की रात करीब 1 बजे इस होटल में पहुंचे। शनिवार को मुलाकात के दौरान ये जानकारी दी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिन 5000 नई बसें खरीदी जा रही है उनमें से 2000 बसों का टेंडर हो चुका है, जबकि 3000 बसों का टेंडर प्रक्रिया चल रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ डिपो में 2 बस डिपो चलते हैं, इसमें आजमगढ़ डिपो, डॉक्टर अंबेडकर डिपो शामिल है। ऐसे में यहां से एक डिपो हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश की जा रही है और इसके लिए डीएम आजमगढ़ को पत्र भी भेजा जा चुका है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में नया आरटीओ भवन बनाया गया, इसमें कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर डीएल बनवाने वालों की ट्रेनिंग सेंटर भी सक्रिय हो चुका है। सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं। कि अखिलेश जी एरोगेंट हैं, उन्होंने फ़ोन उठाना हमारा बंद कर दिया था, इस नाते गठबंधन को तोड़ना पड़ा। देखिए, ये उन लोगों के व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, कोई किसी से समझौता कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि दोनों की वैचारिक अलग अलग है। माननीय मानवर काशीराम जी ने बसपा बनाई, उनका एक अलग विचारधारा थी। मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई, उनकी अलग विचारधारा थी। और राजनीति में लाभ के लिए कभी कभी लोग अपने सिद्धांतों से समझौते करते हैं। नहीं तो बताइए, समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति कांग्रेस के खिलाफ में हुई। माननीय मुलायम सिंह जी जीवन भर संघर्ष करते रहे, लाठी डंडा खाए, आपातकाल में जेल गए और उनका बेटा जो है उनकी पार्टी को उसी कांग्रेस के गोद में दे दिया। तो मानवर काशीराम जी भी एक विचारधारा के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किए और ये लोगों ने एक सत्ता के स्वार्थ के लिए 2019 में एक हो गए। जबकि दोनों को पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन कभी कभी राजनीति में होता है कि आदमी जो है विचारधारा को तिलांजलि दे करके सत्ता के लिए एक होता है, ये लेकिन ये सफल नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। किया गया और मंगेश यादव था, इस नाते मार दिया गया। भाई उसको 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 उस पर इनाम घोषित होता जा रहा है, वो समर्पण नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है। तो उसको आकर समर्पण करना चाहिए ना, पुलिस के सामने करना चाहिए, न्यायालय के सामने करना चाहिए। उसने नहीं किया तब तो मुठभेड़ हुआ। तो ये कहना और भी बहुत सारी जातियों के लोग मुठभेड़ में मारे गए, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोले? एक यादव मर रहा है तो चिल्लाने लगे। तो ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद से ऊपर उठें, देश और प्रदेश के बारे में सोचें और कानून का राज स्थापित होने दें, वो जंगल राज न बनाएं। उनके समय में जंगल राज था और लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। आज दुनिया से लोग भारत में, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। सर, एक और उनका विवादित बयान आया, जो मठ और माफिया में अंतर नहीं, मठाधीश और संत, मतलब संत नाराज हैं उनके बयान से। तो अब आप स्वयं सोचिए कि संत और माफिया दोनों को एक कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पर कोई दिन और रात को एक कर दे तो इस पर आदमी क्या कर सकता है? कोई देखिए, रात भी वही है जो दिन है भाई, रात में दिखता नहीं है, दिन में जो है सबको दिखता है। तो संत और अपराधी एक ही बता रहे हैं। ये तो आप स्वयं आकलन करिए, प्रदेश की जनता आकलन करे, देश की जनता आकलन करे। हम लोग क्या बोल तो घर जाते हैं और संतों को माफिया बता रहे हैं। जितने अपराधी थे, आप देखिए, उनके पार्टी के कोई सांसद था, विधायक था, और अब अपराधियों के ही बल पर सरकार चलाते थे। तो सर, जैसे राहुल गांधी की जातिगत जनगणना, वो उसी पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। देखिए, संसद में भी हमारे अनुराग ठाकुर जी ने राहुल जी के लिए कहा कि जिसको स्वयं जाति के पता नहीं, वो दूसरे की जाति जनगणना की बात करता है। पूरा देश ने देखा। आप हमसे क्यों पूछ रहे? जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर बयान दे चुके हैं तो हम लोग को नहीं बोलना है? तो सर, अमेरिका जाके वो फजीहत कराते हैं देश की, आरक्षण पर कहते हैं खत्म कर देंगे, और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नहीं तो वहाँ एक भाजपा की 240 क्या एक सीट भी नहीं आती। इस देश पर सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी को कौन रोका था इस देश में? कोई भी जो उनको अच्छा लगता था कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है तो उसको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। भाई, मोदी जी तो अभी 10 साल ही सरकार चलाए, उसके पहले सरकार किसने चलाया? सबसे ज़्यादा उन लोगों ने ही चलाया। कोई उनको रोका था? इस देश की समस्या तो उन लोगों ने ही पैदा किया।
यदि ये सब चीज़ें कर दिए होते तो आज मोदी जी को करने की जरूरत ही नहीं थी। सर, जो 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, भारतीय जनता पार्टी 10 को 10 सीट जीतेगी। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया, लोकसभा का रिजल्ट आप एक रिजल्ट की आप लेके चल रहे हैं। आप 14 से लगातार क्यों नहीं देख रहे हैं? 14 में कौन जीता? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता ही नहीं चला। 17 में वो मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बनी, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों लोग मिल करके भी लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए 2019 में, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2022 में वो कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरे विपक्ष पाएगा। प्रचंड बहुमत से जोगी जी फिर से सरकार में आए, 38 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई जोगी जी के नेतृत्व में, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार गलती से लोगों को भ्रम में डाल करके उन्होंने कुछ सीटें ज्यादा प्राप्त कर ली, उनको खुद आकलन नहीं था और उनके प्रत्याशी भाग रहे थे चुनाव लड़ने से, वो खुद लड़ने में भाग रहे थे। आप देखिए कितने प्रत्याशी उनके बदले गए, लेकिन एक उन लोगों ने भ्रम फैलाई देश के अंदर कि संविधान बदल जाएगा, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह की झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त कर ली। तो गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती, और बीजेपी मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव जीती, और ये एक बार झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में डाल करके ये उन्होंने, आप बताइए, जब सपा और बसपा एक थी उस समय जो बसपा का वोट था वो सपा को नहीं मिला, सपा का वोट था वो बसपा को नहीं मिला। इस बार आप देखें कि बसपा का वोट भी कांग्रेस और सपा को मिला। ये केवल झूठ बोल करके आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे, तो ये झूठ बार बार नहीं चलती है। आप देखेंगे 10 की 10 सीटें जनता समझ चुकी है इनकी झूठ को, और इसलिए मोदी जी और जोगी जी के विकास पर वोट मिलेगा और 10 को 10 सीट भाजपा जीतेगी। मायावती